जंतर मंतर पे प्रदर्शन के बाद जो छात्रों को जीत मिली थी, अब वो जीत का जो जोश और जज्बा है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आदिवासी बहुल राज्य झारखंड की राजधानी रांची में हैं और हम आप देख सकते हैं कि शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की तस्वीर आपको दिख रही है। शिबू सोरेन साहब झारखंड के जनक माने जाते हैं और इस वक्त जो सरकार है इनके पुत्र हेमंत सोरेन उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये जो छात्र यहाँ पर कई दिनों से डटे हुए हैं, आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके हालात हैं। ना यहाँ पे पंखा है, ना लाइट है और इसके बावजूद गर्मी में यहाँ पे वो डटे हुए हैं। छात्रों की कुछ मांगे हैं, वो क्या मांगे हैं और आखिर उनको क्यों इस तरीके से प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। जी जी। आखिर छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और उन्हें ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि इस तरीके से धरना देने की जरूरत पड़ी और अंधेरे में गर्मी में यहाँ पे दिन रात लड़के और छात्र लगे हुए हैं। देखिए जैसा कि क्या हुआ कि 14वीं जेपीएससी का जब थोड़ा सा और इसको सरल शब्दों में समझाइए जो जब हमारे सबसे दर्शक हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी सेवा चयन आयोग, इन दोनों की भर्तियों को लेकर ये पूरा मसला है। देखिए सबसे पहले अभय तिवारी की जब गिरफ्तारी होती है उसके बाद से ना ये मुद्दा ज्वलंत में होता है, क्योंकि अभय तिवारी जो था वो टीडीपीएल एजेंसी का मास्टरमाइंड था, वो उसका मैनेजर, हाँ, मार्केटिंग मैनेजर था। तो जब से वो उसकी गिरफ्तारी हुई तब से गिरफ्तारी मतलब होने लगी, तब से ये मुद्दा ज्वलंत हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जेपीएससी 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स में भी हो जाता है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड भी रहता है जेएसएससी में, उसकी पत्नी भी कहीं ना कहीं जॉब में है और उसका परिवार, मतलब ये पूरी तरह से परिवारवाद चल रहा था। उसके बाद 14वीं जेपीएससी का जब प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होता है तो हम ऐसा पाते हैं कि उसमें सदस्यों के बिना सिग्नेचर के उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो जेपीएससी और जेएसएससी एक संवैधानिक बॉडी है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता की कमी हुई, जिससे छात्र एकत्रित हुए और यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। ये जेपीएससी के परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी इसी एजेंसी को थी क्या? जी जी जी, इसी टीडीपीएल को और थी। टीडीपीएल के जो मैनेजर हैं, जो आप जिनको बता रहे हैं अभय, अभय तिवारी, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इन पर क्या आरोप लगे हैं? देखिए ये इन पे आरोप है कि जेएसएससी सीजीएल तथा अन्य जेपीएससी तथा जेएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है, जैसे कि पीजीटी, नगर पालिका, माध्यमिक आचार्य, लेडीज सुपरवाइजर इत्यादि। इसीलिए हम सबका मांग है कि टीडीपीएल पूर्व में जितना भी एग्जाम कराया है, टीडीपीएल एजेंसी जितना भी पूर्व में एग्जाम कराया है, उन सबको तत्काल रूप से रद्द कर दिया जाए। मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी जो इन्होंने एक निजी एजेंसी को दी थी जिसका नाम है टीडीपीएल, और टीडीपीएल अलग तरीके से अनियमितताएं सामने आई हैं जिसके मैनेजर जो हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब छात्रों की यही मांग है कि इस एजेंसी ने जिन जिन भी परीक्षाओं को संचालन करवाया था, जिन जिन परीक्षाओं में इनकी सहभागिता थी, उन सभी परीक्षाओं को रद्द करके उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोबारा छात्रों को मौका मिले। जी। तो दूसरा एक झारखंड कर्मचारी सेवा चयन आयोग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उसका क्या मसला है? देखिए उसी में तो वो मार्केटिंग मैनेजर था टीडीपीएल का, तो उसने जो एग्जाम कराए हैं उसको भी तत्काल रूप से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उसकी संलिप्तता पाई गई है। उसकी पत्नी का भी जॉब है और उसका परिवार में कोई और ऐसा पाया गया है, तो इस तरह की संलिप्तता पाई गई है, जो कि एक अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे मेहनत करते हैं, उनको उनका परिणाम का फल नहीं मिलेगा, ये जस्टिस नहीं होगा उनके साथ। तो हम उस जस्टिस के लिए यहाँ पे सब आंदोलन कर रहे हैं। जस्टिस के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अंकित जी, जैसा कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी सेवा चयन आयोग को लेकर जो इन्होंने बताया कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं और जब तक ये टीडीपीएल जो एजेंसी इन परीक्षाओं की इनमें भूमिका थी, उन परीक्षाओं को रद्द नहीं करवाया जाता, तब तक हम आप लोग आंदोलन यहाँ पे जारी रखेंगे। देखिए, मैं आपको सारा मुद्दा को ब्रीफ में बताता हूँ। सबसे पहले मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ।
इन सारे जो भी आप देख रहे हैं 14 जेपीएससी, ये 14 जेपीएससी है, हालांकि कहने का नाम का 14 जेपीएससी, लेकिन ये 8वीं जेपीएससी है, ठीक है। इसके साथ बैकलॉग भी है, 23 और 25 का दोनों का बैकलॉग एग्जाम है। इसके साथ एफआरओ है, ठीक है, जो एग्जाम हुआ, एफआरओ का एग्जाम हुआ, एसीएफ का एग्जाम हुआ। इन सारे ये तो पकड़ में भी आया कि जब अभय तिवारी नाम का शख्स पकड़ा गया, साथ ही साथ जेपीसी का मामला जब पूरा हाईलाइट हो गया। इसका जड़ जो शुरू होता है ना, जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जेएसएससी सीजीएल से शुरू होता है। मुद्दा को समझना होगा ध्यान से। यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा सबसे पहले शुरू जो हुआ ना, वो जनवरी 2024 में शुरू हुआ। जनवरी 2024 में 28 जनवरी 2024 को उसका पहला एग्जाम करवाया गया, और अगला एग्जाम जो प्रस्तावित था वो 4 दिसंबर को था। 28 जनवरी को पेपर लीक होता है, पता चलती है सरकार को, परीक्षा को कैंसिल करती है। वो भी अपने से मन से नहीं करती है, हम लोग आंदोलन उसके लिए भी करते हैं, और फिर जाकर के जेएसएससी ऑफिस में धरना देते हैं, तो जाकर के पूरा पेपर कैंसिल होता है। फिर से वही एग्जाम होता है 21 और 22 सितंबर 2024 को। जब इस बार एग्जाम हुआ तो इस बार में इस लेवल का इसमें धांधली हुआ ना कि आप सोच नहीं सकते, पूरा भारत ऐसा नहीं सोच सकता है कि ऐसा एग्जाम था जिसमें पहली बार गेस पेपर नया थ्योरी लाया गया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, पहला ही एग्जाम था जिसमें गेस पेपर नाम का एक नया थ्योरी गढ़ा गया। अब क्या था गेस पेपर थ्योरी, बताता हूँ। एग्जाम जब 21-22 सितंबर को हुआ तो इसके लिए बहुत सारे जो सेटिंग करवाए थे उन सारे बच्चों को उठा ले जाया गया नेपाल, और नेपाल में उसे प्रश्न रटवाए गए। और इस बात का ऑथेंटिसिटी सीआईडी भी करती है, मैं ऐसे अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। सीआईडी जो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने फिर टीम गठित की थी जांच के लिए, उसके लिए एसआईटी प्रॉपर बनाया गया था, उस टीम ने बाकायदा बताया। अब जब पेपर वहां से आउट हुआ, वो बात पता चला, हम लोगों ने यानी स्टूडेंट्स की तरफ से और जगह का नाम दिया गया। जब ये बात पेपर आउट हुआ, जब बातें पता चला, तो कहाँ का, जैसे झारखंड के ही कई जगह क्षेत्र था, उसमें से रांची था, हजारीबाग जिला था, साथ ही साथ बंगाल था, बिहार का गया था। इन सारे जगहों पर पेपर रटवाया गया। पेपर क्या रटवाया गया, तो नेपाल में जो कॉन्फेशन जो आया सीआईडी की रिपोर्ट में, एक लड़का ने कॉन्फेस किया कि वहाँ पे उन्हें जीएस पेपर 3 होता है। जीएस पेपर 3 में 150 प्रश्न का एग्जाम है, जिसमें मैथ रीजनिंग वगैरह सारा चीज़ है। उसमें से 135 प्रश्न उसे रटाया गया। कितना? 135 प्रश्न। और उस 135 प्रश्न में से 120 प्रश्न सही मिले। समझ रहे बात को? 100 यानी कि 135 प्रश्न जो पढ़ाया गया ना, उसमें से मात्र 15 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया, बल्कि 120 क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट सही था, जो उन्होंने कन्फेस भी किया, जो लड़का पकड़ा गया। अब वो 120 क्वेश्चन वहां पे आ गया बात, लेकिन सरकार ने क्या किया, और जब जिस सीआईडी टीम ने इसको जांच कर रही थी, जिसने ये बात को निकाला था, उस टीम को ही बदल दिया सरकार ने उस टीम को बदल दिया, और टीम को बदल करके नया टीम बनाया गया। और नया टीम की सीआईडी ने क्या किया, नहीं फ्यू क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया ही नहीं कि कितना क्वेश्चन मिला। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जो कंपनी है, जिस एजेंसी की बात हो रही है, टीडीएल, जिस एजेंसी टीडीपीएल की बात हो रही है, वो अपने मन से तो इतनी बड़ी धांधली कर नहीं सकती। इसके पीछे सरकार में बैठे कुछ लोग होंगे। मैं आपको बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ, मैं पूरा बताना चाह रहा हूँ पूरा कहानी क्या है। अब जब सरकार ने क्या किया, नया सीआईडी को ले आया, नया सीआईडी टीम आई, उन्होंने जांच किया, जांच करके उसने रफा दफा कर दिया मामला, कोर्ट में सबमिट कर दिया। कोर्ट में क्या फैसला होता है, सबूत के आधार पे। उन्होंने सबूत दे दिया कि नहीं फ्यू क्वेश्चन। मैं पूछना चाहता हूँ, 120 क्वेश्चन फ्यू क्वेश्चन होता है क्या? 80% क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर सिस्टमेटिक फेलियर पाया जाता है तो एग्जाम स्क्रैप होनी चाहिए। नहीं किया गया, जैसे तैसे ला करके हाईकोर्ट में फैक्ट पेश किया गया, और हाईकोर्ट ने अंत में ज्वाइनिंग का आदेश दे दी। सरकार ने ज्वाइनिंग करा दिया, एक इस कंडीशन के साथ कि अगर आगे किसी जांच में किसी की संलिप्तता पाया जाता है तो उसका नौकरी उससे छीन लिया जाएगा। ये बात था। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। ये तो कहानी हो गया बैकग्राउंड उसका, जेएसएससी सीजीएल का। उस जेएसएससी सीजीएल का जो कराने वाला आदमी है, जो कंपनी है, वो कंपनी का नाम है टीडीपीएल, और वहीं से अब खेल शुरू होता है। जेएसएससी सीजीएल के साथ कराने वाले जितने भी, और उसके साथ सिर्फ एक वेवेल टेक्नोलॉजी नाम की भी कंपनी था, और जो मैं बताया आपको कि 28 जनवरी याद है, उसमें जो था वो सतवत इन्फोसिस था उसका एग्जाम कराने वाला। कहीं ना कहीं देखिएगा तो सारा का सारा एजेंसी जो है ना, सो एक पार्टिकुलर लोगों के पास का है, जो हम ही हैं, एक बार पकड़े गए तो दूसरा नाम से हम आ गए। ये बात हो रहा है, जिस पे सरकार कभी जांच की ही नहीं, जिस कंपनी पे
जिस एजेंसी पे छापा मारना था उस पर कभी जांच की ही नहीं। आपने पूछा तो क्या सरकार का इसमें सह है? हमें तो लग रहा है, क्योंकि सीआईडी को जेसीसी ऑफिस भी जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पहला में सबसे पहले 28 जनवरी में जो स्क्रैप हुआ एग्जाम, उसके बाद 21-22 को हुआ, उसमें हमेशा जो है सो जेसीसी का सचिव जो है सो सुधीर गुप्ता अभी भी है। वो आदमी पे बहुत शक है हम लोगों को। जेसीसी पे कभी छापा मारा ही नहीं गया, उस पर कभी जांच किया ही नहीं गया। यहाँ से पता चल रहा है सरकार एकदम मैनेज करने में थी, सरकार जबरदस्ती नौकरी दे दी। अब वो टीडीपीएल कंपनी का देखिए कितना खतरनाक है। अब उसका जो मार्केटिंग मैनेजर है, उसका नाम है अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी। वो व्यक्ति दो नाम से था, एक नाम से भी नौकरी कर रहा है अभय तिवारी, और कंपनी में जो था वो मार्केटिंग मैनेजर था मनोज तिवारी के नाम से। अब उन्होंने क्या किया, गेम वहीं से शुरू किया। उन्होंने पूरे जितना उसको सेटिंग कराना था, सारा सेटिंग का जड़ वहीं पे जाता है। साथ ही साथ उन्होंने रैंक 2 ले आया। अब उन्होंने जितना भी एग्जाम कराया, चाहे अन्य भी जो भी चीज हुआ, पीजीटी में वो रैंक 1 है, अंग्रेजी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स में। एफआरओ में वो सेलेक्टेड है। एफआरओ फॉर्म भरने के लिए साइंस का डिग्री होना चाहिए, और जो पीजीटी में सेलेक्टेड है वो अंग्रेजी में सेलेक्टेड है। सोचने वाली बात है। ठीक है, हो सकता है किसी के पास डबल डिग्री हो, लेकिन जांच हो, है ना। अब इन सारी चीजों को अगर आप देखिएगा जोड़ करके, तो हमें लगता है कि जेन्युइन सी बात है कि जब वो अभय तिवारी जो पकड़ा गया, उसका साठगांठ जेपीएससी से भी है और जेएसएससी भी है। तब यहाँ पे मामला गहरा हो जाता है और हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो सीजीएल से ही लिंक उनका जुड़ा हुआ है, और सीजीएल का जो सारा का सारा तथ्य, जो रियल तथ्य था, उसको सरकार ने दबाने का काम किया। और इसी की वजह से हम लोग सीआईडी पे भी हम लोगों को शक हुआ, और हम लोग इसीलिए मांग करना शुरू किए कि सीआईडी की जांच पे हमें भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई और ईडी लाइए। क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है यहाँ पे। क्योंकि जिनका पेपर सेट कराया गया था, जिनको क्वेश्चन मिला था, वो सारे ने पैसा दिया, एग्जाम के बाद भी पैसा देते रहा, और जब एग्जाम के बाद पैसा देता रहा तो कहीं ईडी का, मनी लॉन्ड्रिंग का तो बात ही आया। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई और ईडी दोनों को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दोनों का। सरकार आप लोगों की बात सुन रही है? नहीं सुन रही है अभी तक, तभी तो हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। अगर बात मान लेती, सुन लेती, तब तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई पहल बातचीत के अभी लिए? तक कोई पहल नहीं आया, हम लोगों के पास। ठीक है, विपक्ष की तरफ से लगातार बहुत सारी बयानबाजी भी आ रही है। निशिकांत दुबे जो यहाँ सांसद भी हैं, उन्होंने भी बोला कि छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं तो केंद्र के अधीन होती हैं, तो क्या आप लोग भाजपा या जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन पर भी इस तरीके से दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप समर्थन के लिए तो आ रहे हो, लेकिन इस मुद्दे को संसद में भी उठाओ और इस तरीके की छात्रों की आवाज बुलंद करो? देखिए बिल्कुल हम चाहते हैं कि जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं, चाहे यहाँ के क्षेत्रीय अपोजिशन हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएलकेएम हो, आजसू हो, सबसे हम आह्वान कर रहे हैं कि आप मेरे बात को उठाइए। और डिफरेंट अलग अलग मंच से उठा भी रहा है, उनका स्वागत है। आप मेरे भावनाओं का समर्थन दीजिए, है ना, उनका स्वागत है। अब बात बोले कि जो सेंट्रल में है, हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर सीबीआई और ईडी का रिकमेंडेशन मिलता है तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा जांच में, ऐसा उम्मीद करते हैं। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, झारखंड में जो पेपर लीक का गेमिंग चल रहा है ना, उसमें सिर्फ एक पार्टी के लोगों का हाथ नहीं है, एक पार्टी के लोगों का हाथ नहीं, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, और इसीलिए जांच भी कराना नहीं चाहता है सब। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, अगर जांच हो जाए ढंग से ना, तो सब दिख जाएगा कि कौन कौन शामिल है। ये आपने बड़ी बात कही। हाँ, बात सिंपल सी बात है। अगर जांच नहीं करवाएगा तो कैसे पता चलेगा। हम तो कह रहे हैं कि जांच करवाइए। निशिकांत जी बहुत अच्छी बात है कि कोऑपरेट करने का बात कर रहे हैं। हम तो राहुल गांधी से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी हमें कोऑपरेट करे इस मुद्दा पे आकर के। क्यों नहीं कर रहे हैं वो, है ना, कोऑपरेट करे। उन्होंने नीट के मुद्दा को बहुत अच्छे से उठाया, तो क्या झारखंड के मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मुद्दा को उठाइए। क्या ये पेपर लीक यहाँ पे नहीं हुआ? अन्य राज्यों में तो पेपर लीक होता होगा, यहाँ पे तो पेपर लीक का एक थ्योरी गढ़ा जाता है, गेस पेपर, उसमें मैं बता रहा हूँ। और जो क्वेश्चन मिला ना, तो बता दिया कि नहीं, गेस क्वेश्चन था। भाई 120 क्वेश्चन गेस होता है क्या? इतने सालों से सारे टीचर पढ़ाते हैं, उसका 10 क्वेश्चन मिल जाता है तो कहता है मेरा 10 क्वेश्चन मिल गया, और उसमें से इतना सारा मटेरियल देने के बाद 10 क्वेश्चन मिलता है। और आप एक रात उसको नेपाल ले जाके पढ़ा दिया और गेस क्वेश्चन था कि आपने 500 क्वेश्चन पढ़ा दिया, गेस क्वेश्चन हो गया ये। अरे ये नेरेटिव सेट किया गया झारखंड में, नेरेटिव को सेट किया गया झारखंड में। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि गेस पेपर वाला क्वेश्चन को। ओवरऑल कितनी परीक्षाओं पर आप लोगों को संदेह है? 1, 2, 3, 4, 10? ओवरऑल कुल मिलाकर के 10 से 12 एग्जाम्स है। 12 परीक्षाओं पे हाँ, 10 से 12 परीक्षा है। उसमें से जेपीसी का तो अभी हाईलाइटेड मुद्दा है, जेसीसी का इसमें से पीजीटी है, लैब है, म्युनिसिपल है, ठीक है। उसके बाद अभी एक्साइज हाल ही में एग्जाम हुआ, उस पर भी है। बाकी सीजीएल तो है ही, जेसीसी सीजीएल मैं बता रहा हूँ, सबका जड़ जो है ना जेसीसी सीजीएल है।
सबका जड़ अगर कुछ है ना तो वो जेएसएससी सीजीएल है, वहीं से सारा जड़ सारा तार जुड़ता है। और जेएसएससी सीजीएल में जितना लेवल का करप्शन हुआ ना, आज तक इंडिया में कोई भी एग्जाम में इतना नहीं हुआ होगा। समझ सकते हैं, 2025 सीट था उसमें से, और 2025 सीट में जो हम लोगों का अनुमान कहता है, कितने छात्र बैठे थे? उसमें परीक्षा था 6 लाख फॉर्म भरे थे, लेकिन 2 से 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, यहाँ तक मुझे अनुमान है। 2.5 से 3 लाख अप्रोक्स 50% लगभग एग्जाम दिए थे। उसमें से मैं आपको बताता हूँ, उस एग्जाम में कम से कम भी नहीं होगा ना तो 50% ऐसे लोग हैं जो सेटिंग से गए हैं, 50% से ज़्यादा ही। अगर जांच हो जाए तो मैं कहता हूँ 80% ऐसे लोग हैं जो फर्जी लोग गए हैं, और इसका प्रूफ हर एक बार मिला। जैसे बताता हूँ मैं, जैसे ज्वाइनिंग हुआ, एक अंशुमन तिवारी नाम का एक लड़का था, वो एसओ में सेलेक्टेड था। उन्होंने लेटर लिखा, उस लेटर में 18 गलती था। कितना गलती था? 18। वो एसओ रैंक का अधिकार सेलेक्टेड हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है उसका, एसओ बन रहा है, और 18 गलती है। कितना है? 18 गलती। अभी और साथ ही साथ दूसरा तो अभय तिवारी का मुद्दा ही गया, अभय तिवारी का मुद्दा ही आ गया। एक नंदन कुमार का नाम का लड़का था जो बीएसओ में सेलेक्टेड था इसी सीजीएल के थ्रू, वो घूस लेता, वो पकड़ा गया, और 2 महीने के अंदर उसका फर्स्ट सैलरी भी नहीं आया था। समझ रहे हैं? तो और ये सारी चीजें, इस सब से त्रस्त आ गए हम लोग। ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे जो है ना जेएसएससी का पूरा कारनामा है और जेपीएससी का। तो हम छात्र सब एक एग्जाम में हो ना तो आदमी बर्दाश्त भी कर ले, एक आगे एग्जाम में हो गया छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम का बात नहीं है सर, सारे एग्जाम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आप सुन सकते हैं कि छात्रों की हालत देखिए आप, कि छात्र यहाँ तक कहने को मजबूर हो रहे हैं कि अगर एक एग्जाम में ऐसा हुआ होता तो वो शांत हो जाते, लेकिन यहाँ पे जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो सब धांधली पूर्वक हो रहे हैं। और ये देश का सबसे बड़ा जो यहाँ पे धांधली हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज सामने आई है, वो देश का सबसे बड़ा अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला है। फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से संवाद की शुरुआत नहीं हुई अभी। छात्रों को उम्मीद है कि विपक्ष इनकी आवाज को उठाएंगे, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो संसद में हो। सीबीआई और ईडी की जांच होगी और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और इन छात्रों को न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अमर उजाला के साथ आप जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।